तेज़ सुर्ख रंग की स्पोर्ट्स कार खासी तेज़ रफ्तारी से दारुल हुकूमत की मसरूफ़ तरीन सड़क पर इस तरह दौड़ती हुई आगे बढ़ी चली जा रही थी जैसे वो इस कदर मसरूफ़ सड़क पर चलने के बजाय किसी गैर आबाद सुनसान सड़क पर दौड़ रही हो। तेज़ी से दौड़ती हुई मुख्तलिफ कारों को दाएं बाएं से काटती हुई वो जब आगे बढ़ जाती तो जिन कारों को इस अंदाज में क्रॉस करती थी उनके ड्राइवर बेख्तियार दांत पीसने लगते और कई बार तो बाकायदा गाड़ियों पर भी उतर आते। लेकिन जाहिर है स्पोर्ट्स कार की ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए एक दुबले पतले दरमियाने कद के नौजवान तक ना उनकी गालियाँ पहुँच सकती थीं और ना ही उनके दांत पीसने के मनाजिर। नौजवान का चेहरा काफ़ी हद तक लंबूतरा सा था। आंखों पर ब्राउन रंग की फ्रेम की गॉगल थी और इसमें मौजूद शीशों में भी ब्राउन रंग का शेड नुमाया था। वो क्लीन शेव था लेकिन उसके बाल काफ़ी लंबे थे और शानों पर पड़े हुए थे जो कार की तेज़ रफ्तारी से हिल रहे थे जैसे इन्हें कोई झूला झूला रहा हो। नौजवान के चेहरे पर शरारत भरी मुस्कुराहट थी। उसके साथ बैठी हुई एक खासी सेहतमंद बल्कि इस कदर सेहतमंद लड़की बैठी हुई थी कि अगर उसे बेबी हथनी कहा जाए तो शायद गलत ना हो। उसका चेहरा भी उसके जिस्म की तरह गोल था। रुखसारों पर इस कदर गोश्त था कि आंखें काफ़ी अंदर को धंसी हुई दिखाई दे रही थी। वैसे उसकी आंखें उसके चेहरे की निस्बत काफ़ी बड़ी थीं और अगर यही किसी और चेहरे पर होती तो उन्हें बिलाशुबा गज़ाली आंखें कहा जाता। लेकिन उस लड़की के चेहरे पर गज़ाली आंखें भी चेहरे के ऊपर मौजूद गोश्त की वजह से खासी छोटी लग रही थीं। उसके दोनों कानों में हर हीरे के टॉप्स थे और नाक में हीरा जड़ी पिनी मौजूद थी। उसने गहरे नीले रंग का लिबास पहना हुआ था। लिबास ऐसा था कि उसका कपड़ा इंतहाई कीमती नज़र आ रहा था, लेकिन ये कपड़ा सिल्की ना था, कॉटन और सिल्क मिक्स था। अलबत्ता कॉटन का रेशो सिल्क की निस्बत कदरे कम था। उसके गले में भी लॉकेट में जड़ा हुआ एक कीमती हीरा मौजूद था। तुम आहिस्ता कार नहीं चला सकते अरबाब? लड़की ने यकलख्त गुस्से भरे लहजे में कहा। चला सकता हूँ, बिल्कुल चला सकता हूँ स्वीट वाइफ, लेकिन मसला ये है कि अगर मैंने कार को आहिस्ता चलाया तो वो तुम्हारे वज़न की वजह से हाँफना शुरू कर देगी और जब कार हाँफने लग जाए तो मुझे यूँ महसूस होता है जैसे उसको दिल का दौड़ा पड़ने वाला हो। और तुम्हें मालूम है मुझे सबसे ज़्यादा खौफ इस दिल के दौरे से आता है। इस वजह से मजबूरी है स्वीट वाइफ, नौजवान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुम्हें पता है खच्चर किसे कहते हैं? लड़की ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। मुझे तो इतना पता है कि तुमने जब हैवानात के मौजू पर डॉक्टरेट की थी तो तुम्हारे मुकाबले का मौजू खच्चर था, अरबाब ने जवाब देते हुए कहा। उस मुकालमे में तस्वीरें भी थीं और वो तस्वीरें तुम्हारी थीं, समझे? लड़की ने कहा। होंगी, आखिर आदमजाद ही खच्चरों पर सवारी करते हैं, वो मखलूक तो नहीं किया करती। अरबाब ने फ़ौरन ही जवाब देते हुए कहा। दूसरे मखलूक से तुम्हारा क्या मतलब है? लड़की ने इस बार गुस्सीले लहजे में कहा। अरे वही मखलूक जिस पर तुमने डॉक्टरेट कर रखी है, मेरा मतलब है गेंडे वगैरह वगैरह, अरबाब ने जवाब दिया। अभी तुम कह रहे थे कि मैंने खच्चर पर डॉक्टरेट की है और अभी गेंडों को घसीट लाए हो, लड़की ने कहा। तौबा तौबा, मुझ में हिम्मत है हाथी और गेंडों को घसीटने की? ये तो आप ही हैं जो हिम्मत कर जाती हैं। अरबाब ने स्टीयरिंग को दोनों हाथों से कान पकड़ते हुए कहा। अरे अरे कार, यकलख्त लड़की ने चीखते हुए कहा, क्योंकि अरबाब के हाथ छोड़ते ही कार बिजली की तेज़ी से सामने से आते हुए एक ऑयल टैंकर की तरफ इस तरह लपकी थी जैसे लोहा मकनातीस की तरफ लपकता है। लेकिन अरबाब के हाथ में भी बिजली की तेज़ी थी और कार उस टैंकर के बिल्कुल करीब से जन की आवाज़ से निकलती हुई आगे चली गई और लड़की के हलक से बेख्तियार एक तवील सांस निकल गया। मुझे कार की खिड़कियाँ खोलनी पड़ेंगी क्योंकि तुमने जिस कदर कार्बन डाइऑक्साइड एक सांस में छोड़ी है वो कम से कम मुझे तो मारने के लिए काफ़ी है और मैं फ़िलहाल इस कदर स्वीट वाइफ को दूसरों की किसी जहमत में नहीं डालना चाहता।
अरबाब ने वजाहत करते हुए कहा, काश मेरे सांस में वाकई कोई ऐसा जहर शामिल हो जाए जो मुझे मच्छर की इस मुस्तकबिल भय भय से निजात दिला दे। लड़की ने मुंह बनाते हुए कहा, मच्छर तो खून पीता है डियर वाइफ, जबकि मेरा तो तुम्हें देखकर खून खुश्क होता रहता है और मुझे महसूस होता है जल्द ही दुनिया में एक ऐसा तिबी मौजज़ा रोनुमा होने वाला है कि बग़ैर खून के कोई आदमी ज़िंदा नज़र आने लगेगा। अरबाब ने मुस्कुराते हुए कहा, होने वाला क्या, मतलब हो चुका है। तुम्हारे जिस्म में चाय बह रही होगी, खून बहरहाल नहीं हो सकता। लेकिन ये तो तुमने बताया ही नहीं, अचानक तुम्हें रोज़ गार्डन जाने की क्या ज़रूरत पड़ गई? मेरा मतलब है बैठे बिठाए। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है कि रोज़ गार्डन क्यों मशहूर है? अरबाब ने कहा, हाँ, वहाँ दुनिया भर के गुलाब के फूल रहते हैं। लड़की ने जवाब देते हुए कहा, मैंने सुना है कि वहाँ एक गुलाब का फूल ऐसा है जिसे क्वीन एलिज़ाबेथ रोज़ कहा जाता है। ये इतना बड़ा है कि इसे सहारा देने के लिए उसके नीचे फौलादी स्टैंड रखने पड़ते हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि ये स्टैंड किस टाइप के हैं। अरबाब ने जवाब दिया, किस टाइप में? क्या मतलब? स्टैंड किस टाइप के होते हैं? होते हैं और बस। लड़की ने हैरत भरे लहजे में कहा, मेरा मतलब है कि क्या वो क्वीन एलिज़ाबेथ नामी इस गुलाब के फूल से भी ज़्यादा बड़े गुलाब का वज़न सहार सकेंगे या नहीं? अरबाब ने जवाब दिया, उस गुलाब के फूल पर जो जहरीला मच्छर चिमटा हुआ है, असल वज़न तो उसी बेचारे का होगा। बेचारे गुलाब का वज़न क्या होना है? लड़की ने बात समझते हुए कहा। वो समझ गई थी कि अरबाब उसके बारे में बात कर रहा है। मच्छर का तो वज़न क्या होता है? मच्छर तो मच्छर ही होता है, बिल्कुल मच्छर। अरबाब ने जवाब दिया, और फूल का क्या वज़न हो सकता है? फूल तो फूल ही होता है। लड़की ने हंसते हुए कहा, क्यों नहीं होता? अभी 2 रोज़ पहले मैंने सब्ज़ी की दुकान पर गोभी का फूल देखा था, पूरे 8 किलो वज़न था उसका। अरबाब ने जवाब दिया, और मैंने भी कॉर्पोरेशन के गटर में बैठा हुआ एक मच्छर देखा था, उसे क्रेन से हटाया जा रहा था। लड़की ने जवाब दिया, और वो क्रेन फूलों की बनी हुई थी। क्यों? अरबाब ने जवाब दिया और लड़की बेख्तियार कहका मारकर हंस पड़ी। उसी लम्हे अरबाब ने इस कदर तेज़ी से कार दाएं तरफ को मोड़ी कि लड़की के मुंह से बेख्तियार चीख सी निकल गई। ये कैसे ड्राइविंग करते हो तुम? 1000 बार कहा है कि जब मैं साथ हूँ ऐसी ड्राइविंग न किया करो, लेकिन तुम मानते ही नहीं। सीधे होते हुए लड़की ने गुस्सीले लहजे में कहा, कई बार गया हूँ बीमा कराने, लेकिन वो साफ इनकार कर रहा है। ये कैसी ड्राइविंग करते हो तुम? 1000 बार कहा है कि जब बीमा ना करा लो ऐसी ड्राइविंग न किया करो, लेकिन तुम मानते ही नहीं। सीधे होते हुए लड़की ने गुस्सीले लहजे में कहा, कई बार गया हूँ बीमा कराने, लेकिन वो साफ इनकार कर देते हैं। अरबाब ने मुंह बनाते हुए कहा, उम्र ज़्यादा नज़र आती होगी तुम्हारी उन्हें। लड़की ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया, नहीं, उन्हें पता है कि तुम मेरी बीवी हो और उनका कहना है कि मेरी ज़िंदगी हर वक्त ख़तरे में रहती है। किसी भी वक्त तुम भूल कर मुझ पर बैठ गई तो कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा, और तुम हो कि इस दौर में कौन आंख देखे मक्खी निगलता है। अरबाब ने कहा, ला हौल वला कुव्वत, एक तो दुनिया भर के गंदे मुहावरे तुम्हें ही मिले रहते हैं। इस कदर गलीज़ और मकरूह मुहावरे दोहराने की क्या ज़रूरत है? कोई साफ़ सुथरा मुहावरा नहीं बोल सकते? लड़की ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा, चलो मक्खी न सही, हाथी कह देता हूँ, लेकिन मसला ये है कि हाथी भी कुछ ज़्यादा साफ़ सुथरा नहीं होता, गंदे पानी और कीचड़ में लुथड़ा रहता है। अरबाब ने जवाब दिया, फिर वही गंदे अल्फाज, ये लुथड़ा हुआ क्या होता है? नॉनसेंस। जिस दिमाग में इस कदर गंद भरा हुआ हो उसके मुंह से ऐसे ही अल्फाज और मुहावरे निकलेंगे। 1000 बार कहा है कि ब्रेन वॉशिंग करा कर उसमें शटर वगैरह डलवा लो, लेकिन तुम मानते ही नहीं। लड़की ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया, मच्छर भी कहती हो और फिर मुंह भी बनाती हो। मच्छर तो जाहिर है ऐसी ही जगहों पर बैठते हैं। अरबाब ने लड़की की तरफ देखते हुए कहा। उसके चेहरे पर शरारत थी। तो और क्या कहूँ,
अब तुम्हें तितली तो कहने से रही। लड़की ने भी हंसते हुए जवाब दिया। भंवरा कह लिया करो, अरबाब ने जवाब दिया। भंवरा? भंवरा तो किसी स्याहफाम को कहा जा सकता है, और तुम अच्छे खासे गोरे हो, लड़की ने जवाब दिया। चलो सफ़ेद भंवरा कह लिया करो, अरबाब ने अपने अल्फाज में तरमीम करते हुए कहा। सफ़ेद मक्खी तो होती है, सफ़ेद भंवरा नहीं होता है। वो टेलीविज़न पर रोज़ इश्तिहार आता है, कपास की फसल पर सफ़ेद मक्खी का हमला, लड़की ने जवाब दिया। वो कपास के फूल पर मक्खी बैठी होगी, कोई एलिज़ाबेथ रोज़ पर भी मक्खियाँ बैठा करती। वो कपास के फूल पर मक्खी बैठी होगी, कोई एलिज़ाबेथ रोज़ पर मक्खी नहीं बैठा करती, अरबाब ने जवाब दिया। और उसके साथ ही उसने कार को एक बहुत बड़ी इमारत के साथ वाक़या पार्किंग में रोक दिया। वहाँ और भी बेशुमार कारें मौजूद थीं। अरे तुम तो वाकई रोज़ गार्डन ही आए हो, मैं समझी तुम मजाक कर रहे हो, लड़की ने कार का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरते हुए कहा। मैंने सोचा कि रोज़ गार्डन की इंतज़ामिया को दिखा सकूं कि कैसे होते हैं। खामखा बेचारे इस खुशफहमी में मुब्तला हैं कि गार्डन में फूल हैं। अरबाब ने भी चाबियां इग्निशन से निकाल कर कार से नीचे उतरते हुए कहा तो लड़की के चेहरे पर बेख्तियार मुस्कुराहट की कई लहरें बैक वक्त दौड़ने लगी। किससे मिलना है यहाँ? क्या कहीं फिर कोई नया काम तो नहीं बुक करवा लिया? लड़की ने इमारत के गेट की तरफ चलते हुए अरबाब से मुखातिब होकर कहा। अरबाब दुबला पतला होने की वजह से खासा लंबा लग रहा था, हालांकि वो लंबा न था बल्कि दरमियाने कद का था। जबकि उस लड़की का कद तो लंबा था, लेकिन बेतहाशा मोटा होने की वजह से वो खासी ठिगनी सी लग रही थी। लेकिन मोटी होने के बावजूद उसकी चाल में फुर्ती थी। दोनों एक अजीब सा जोड़ा लगते थे, इसलिए उन्हें देखकर हर शख्स के चेहरे पर बेख्तियार मुस्कुराहट सी दौड़ने लगती। लेकिन वो सबसे बेनियाज आगे बढ़े चले जा रहे थे। तो और क्या होगा, मरने का इरादा है? तुम तो एटमी चूंटी हो, जो नज़र आता है चट कर जाते हो। ख़ास तौर पर मेरी आमदनी तो बस मुझे सिर्फ हिसाब किताब की कॉपी पर ही हरूफ की सूरत में नज़र आती है। इसके बाद अरबाब ने एक ठंडा सांस लेते हुए कहा, और तुम क्या करते हो? पता है किस कदर तादाद में रोज़ाना चाय पीते हो, किस कदर तादाद में रोज़ाना सिगरेट की डब्बियाँ फूंकते हो? अगर तुम एक रोज़ हड़ताल कर दो और इस खर्चे को अक़वाम मुत्तहिदा में जमा करवा दो तो सोमालिया के तमाम बाशिंदों को कई सालों तक पेट भर कर खाना मिलता रहेगा, लड़की ने जवाब दिया। अरे अरे, खामखा का इल्ज़ाम। 60-70 प्याली चाय और 100-150 सिगरेट पर आखिर खर्चा ही कितना आता है? इतने को तो तुम सिर्फ आइसक्रीम खा जाती हो, अरबाब ने गुस्सीले लहजे में कहा। उसी लम्हे वो इमारत की फाटक तक पहुंच गए। वहाँ पास ही बुकिंग थी। अरबाब ने 2 टिकट लिए और फिर वो इमारत के अंदर दाखिल हो गए। अंदर एक वसी लॉन था जिसमें वाकई गुलाब के रंगारंग और मुख्तलिफ किस्मों के फूल रखे हुए थे। हर किस्म के फूल की क्यारी अलहदा थी और हर क्यारी के साथ ही एक बाकायदा बोर्ड नस्ब था जिस पर उस फूल के बारे में तफसीली मालूमात दर्ज थी। लॉन के बाद एक इमारत थी। ये इमारत रोज़ पिक्चर गैलरी कहलाती थी। इसके अंदर गुलाब के फूलों की मुख्तलिफ ज़ावियों से उतारी गई इंतहाई खूबसूरत तस्वीर मौजूद थी, जबकि एक साइड पर एक काफ़ी बड़ा रेस्टोरेंट बना हुआ था जिसे रोज़ कैफ़े का नाम दिया गया था। लॉन और इमारतों में हर तरफ रंग बिरंगे आंचल और गहरे कलर के सूटों में मलबूस औरतें और मर्द घूमते फिरते नज़र आ रहे थे। फूलों से भी ज़्यादा खूबसूरत बच्चे भी वहाँ इधर उधर दौड़ते फिर रहे थे। वाह, किस कदर खूबसूरत माहौल है। मैं जब भी यहाँ आती हूँ यहाँ से वापस जाने को जी ही नहीं चाहता, लड़की ने ज़ोर ज़ोर से सांस लेते हुए कहा। एक आध क्यारी लाजमन खाली होगी, कहो तो बोर्ड लगवा दूँ? अरबाब ने कैफ़े की तरफ बढ़ते हुए मुस्कुरा कर कहा। बोर्ड लगवाने की क्या ज़रूरत है, तुम खड़े हो जाना, लड़की ने जवाब दिया और अरबाब बेख्तियार कहका मारकर हंस पड़ा। थोड़ी देर बाद वो कैफ़े में पहुँच गए। कैफ़े का माहौल भी बेहद खूबसूरत और दिलकश था। वहाँ जगह जगह गुलाब के फूलों के गमले मौजूद थे। दीवारों पर भी गुलाब के फूलों की खूबसूरत और बड़ी बड़ी तस्वीरें मौजूद थीं। एक साइड पर गुलाब के फूलों की बाकायदा दुकान भी मौजूद थी जहाँ गुलाब के फूलों की फ़रोख्त हो रही थी और वहाँ लोग एक दूसरे पर जैसे टूटे पड़ रहे थे।
जैसे ही अरबाब और उसकी बीवी रेस्तरां में दाखिल होते, एक कोने में मेज़ के पास बैठे हुए एक खुशरू नौजवान ने हाथ बुलंद करके इन्हें इशारा किया तो अरबाब का रुख उस तरफ को हो गया। वो नौजवान जो गैर मुल्की था उनको देखकर खड़ा हो गया। कौमियत के लिहाज से वो एक्रीमियन लगता था। उसके जिस्म पर गहरे रंग का सूट था, अलबत्ता उसने जो टाई बांध रखी थी उस पर एक स्याह रंग की मकड़ी बनी हुई नज़र आ रही थी जो इंतहाई अजीब और मकरू सी लग रही थी। लड़की ने उस मकड़ी को देखते ही बेख्तियार बुरा सा मुंह बनाया। ये मिस्टर पॉल हैं, एक्रीमिया के खिलौने बनाने वाली कंपनी के सेल्समैन हैं। और पॉल, ये मेरी स्वीट वाइफ है, इसका नाम लैला है। अरबाब ने इस गैर मुल्की और अपनी बीवी का बाहमी तारुफ कराते हुए कहा और ख़ुद उसने पॉल से बाकायदा मुसाफा किया। पॉल ने लैला की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन लैला ने मुसाफा करने के बजाय कुर्सी घसीटी और उस पर इस तरह बैठ गई जैसे उसने पॉल के हाथ बढ़ाने को सिरे से देखा ही ना हो। लैला मर्दों से हाथ नहीं मिलाया करती, और मर्द तो खैर बात की बात है, यह औरतों से भी हाथ मिलाने से पहले दस्ताने पहन लेती है और फिर दस्तानों को न जाने किन किन जरासीम कश अद्वयात से धोती रहती है। अरबाब ने मुस्कुराते हुए कहा तो पॉल ने बेख्तियार हाथ पीछे कर लिए। उसके चेहरे पर एक लम्हे के लिए नागवारी का तासुर नमूदार हुआ था, लेकिन दूसरे लम्हे उसने अपने आप को संभाल लिया। मिस्टर पॉल, अगर आप नाराज़ ना हो तो क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपने टाई पर के मकरू किस्म की मकड़ी क्यों बनवाई है? क्या आप तितली या ऐसा ही कोई दूसरा दिलकश सा कीड़ा नहीं बनवा सकते थे? लैला ने पॉल से मुखातिब होकर कहा, यह हमारी कंपनी का नाम भी है और मखसूस निशान भी, ब्लैक स्पाइडर। पॉल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ओह अच्छा, शुक्र है बात मकड़ी तक ही रह गई, वरना तो फिर मच्छर भी निशान हो सकता था और मक्खी भी। लड़की ने मजाक उड़ाने वाले लहजे में कहा, हाँ हो सकता था। पॉल के लहजे में नागवारी नुमायाँ हो गई थी। इसकी बातों का बुरा ना मानना पॉल, इसकी ज़ुबान इसके काबू में नहीं है। अरबाब ने मुस्कुराते हुए कहा, आप लोग बातें करें, मैं ज़रा बाहर जाकर घूमती हूँ, मुझे इस मकरू मकड़ी से वहशत हो रही है। अचानक लैला ने उठते हुए कहा और फिर इससे पहले कि अरबाब या पॉल उसकी बात पर कुछ कहते, वो तेज़ी से कदम उठाती बाहर की तरफ चल पड़ी। क्या पियोगे अरबाब? पॉल ने एक तवील सांस लेते हुए कहा और अरबाब पर रहम भरी नज़रें डालते हुए कहा तो अरबाब बेख्तियार हंस पड़ा। इस कदर रहम भरी नज़रों से मत देखो पॉल, लैला बड़ी अच्छी वाइफ है। अरबाब ने हंसते हुए कहा तो पॉल बेख्तियार शर्मिंदा हो गया। ये बताओ क्या पियोगे? पॉल ने शायद मौजू तब्दील करने के लिए कहा, जो मशरूब जी चाहे पिलवा दो, यहाँ वो मशरूब तो मिलता ही नहीं जो हम पिया करते थे। अरबाब ने कहा तो पॉल भी इख्तियार मुस्कुरा दिया। उसने वेटर को बुलाकर मशरूब लाने का ऑर्डर दिया। हाँ अब बताओ क्या मसला है? पॉल ने वेटर के जाने के बाद झुकते हुए कहा, एक ग्रुप यहाँ काम कर रहा है जिसका नाम 4 स्टार है। वो मंशियात के धंधे में काम करने वाली बड़ी मछलियों को ट्रेस करने के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के हवाले कर देता है और ख़ुद सामने नहीं आता। मुझे जिस पार्टी ने बुक किया है उसके कई बड़े कैरियर्स के आदमियों के साथ या तो हिलाक करा दिया गया है और या उन्हें गिरफ़्तार करा दिया गया है। उनके ज़ख़ीरे भी कब्ज़े में कर लिए गए हैं और इस कार्रवाई में चेयरमैन नारकोटिक्स बोर्ड और सेंट्रल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर ने बराह रास्त हिस्सा लिया है। अरबाब ने संजीदा लहजे में जवाब दिया। ये कब की बात है? पॉल ने संजीदा लहजे में पूछा। 2-3 रोज़ पहले की। अरबाब ने जवाब दिया। तुम क्या चाहते हो, खुलकर बताओ। पॉल ने कहा, मैं सिर्फ उन्हें ट्रेस करना चाहता हूँ। अरबाब ने जवाब दिया। सिर्फ ट्रेस करना है या उन्हें ख़त्म भी करना है? पॉल ने कहा, नहीं, मैं सिर्फ ट्रेस करने का काम करता हूँ, ख़त्म करने की कार्रवाई में मुलव्विस नहीं हुआ करता। ये काम मेरी पार्टी खुद करती फिरेगी। अरबाब ने जवाब देते हुए कहा, 10 लाख रुपए सिर्फ इतलाक़ है और वो भी पेशगी। पॉल ने कहा, ठीक है मिल जाएंगे, लेकिन इतलात हतमी होनी चाहिए। अरबाब ने रज़ामंद होते हुए कहा, देखो अरबाब, पहले भी हम तुम्हारे लिए काम करते रहे हैं, हमारे असूल भी तुम जानते हो। 4 स्टार ग्रुप न जाने कितना बड़ा वसी ग्रुप होगा,
इसलिए हम पूरे ग्रुप को ट्रेस करने का मामला नहीं ले सकते। अलबत्ता जिस कदर ट्रेस हो सकेगा ट्रेस करेंगे। पॉल ने कहा, तुम सिर्फ एक आदमी को ट्रेस कर दो, तुम्हारा काम ख़त्म, बाकी काम मैं कर लूँगा। अरबाब ने जवाब दिया। तो निकालो रकम, मैं अभी काम मुकम्मल कर देता हूँ। पॉल ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब? क्या तुम्हें पहले से मालूम है? अरबाब ने हैरान होकर कहा। नहीं, मैंने तो ये नाम ही तुमसे पहली बार सुन रहा हूँ। अलबत्ता मैंने एक क्लू ऐसा दिया है जिसकी वजह से मुझे उम्मीद है कि काम शायद मुकम्मल हो जाए, और ना हुआ तो फिर बाकायदा काम करना पड़ेगा। पॉल ने मुस्कुराते हुए कहा तो अरबाब ने जेब से चेक बुक निकाली और उस पर रकम लिखकर उसे दस्तखत किए और चेक पॉल की तरफ बढ़ा दिया। शुक्रिया। पॉल ने चेक को एक नज़र देखा और फिर उसे तह कर कोट के अंदरूनी जेब में रख लिया। वेटर मशरूब रखकर वापस जा रहा था कि पॉल ने इसे आवाज़ दी। यस सर। वेटर ने वापस आकर मौदबना लहजे में कहा, फ़ोन ले आओ यहाँ। पॉल ने कहा और वेटर सर हिलाता हुआ वापस मुड़ गया। थोड़ी देर बाद वो एक कार्डलेस फ़ोन उसके सामने रख गया। पॉल ने फ़ोन पीस उठाया, उसे ऑन किया और फिर उस पर नंबर प्रेस करने में मसरूफ़ हो गया, जबकि अरबाब मशरूब की चुस्कियाँ लेता रहा। लैला वापस ना आई थी। शायद वो इस काली मकड़ी से कुछ ज़्यादा ही एलर्जिक हो गई थी। हेलो सेंट्रल इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर, एक मध्यम सी आवाज़ फ़ोन पीस से सुनाई दी और अरबाब ने इस तरह सर हिलाया जैसे वो अब बात समझा हो। सुपरिटेंडेंट फयाज से बात कराएं, मैं उनका दोस्त पॉल बोल रहा हूँ। पॉल ने कहा। यस सर, होल्ड कीजिए, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, फयाज बोल रहा हूँ, सुपरिटेंडेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो। दूसरी तरफ से एक सख्त और हुक्माना सी आवाज़ सुनाई दी। चूँकि अरबाब जिस तरफ बैठा हुआ था उस तरफ कान से पॉल ने फ़ोन पीस लगाया हुआ था, इसलिए दूसरी तरफ से आने वाली हल्की सी आवाज़ उसके कान तक भी पहुँच रही थी। पॉल हेनरी बोल रहा हूँ सुपरिटेंडेंट साहब। पॉल ने बेतकल्लफाना लहजे में कहा। ओह यस मिस्टर पॉल, खैरियत, कैसे फ़ोन किया? दूसरी तरफ से उसी तरह तो हुक्माना लहजे में जवाब दिया गया जैसे पॉल उस सुपरिटेंडेंट का अदना सा मातहत हो। मिस मेलाडी को मैंने रजामंद कर लिया है मिस्टर फयाज, पॉल ने कहा। ओह ओह, क्या वाकई? इस बार सुपरिटेंडेंट के लहजे में हैरत नुमायां थी। हाँ, अब वो आपके साथ डिनर खाने पर तैयार है, पॉल ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या आज ही? फयाज ने ऐसे लहजे में कहा जैसे वो पॉल का बेतकल्लुफ़ दोस्त हो। उसकी सारी अकड़, फूं और तहकुमानापन उसके रजामंद होने का सुनकर जैसे हवा में तहलील हो गया था। आज भी हो सकता है, लेकिन पॉल ने जानबूझकर फिक्रा अधूरा छोड़ दिया। लेकिन क्या? फयाज ने चौंक कर पूछा। उसके लहजे में बेचैनी नुमायां थी। मिस मेलाडी अव्वल तो रजामंद ही नहीं होती, आप तो जानते ही हैं कि वो किस कदर ज़िद्दी खातून हैं, लेकिन जब रजामंद हो जाए तो फिर एक तवील वक्त लग जाता है। डिनर भी इत्मीनान से किया जाएगा और उसके बाद रात भी, लेकिन मुझे मालूम है कि आजकल आप बेहद मसरूफ़ हैं। मैंने अखबार में पढ़ा था कि आपने किसी बहुत बड़े मनशियात फ़रोश के ख़िलाफ़ इंतहाई कामयाब कार्रवाई की है। ज़ाहिर है इस सिलसिले में बेपनाह मसरूफ़ियत रही होगी। पॉल ने बड़े आम से लहजे में असल मौजू पर बात करते हुए कहा। अरे नहीं, वो केस तो ख़त्म हो चुका है। वैसे भी सारी कार्रवाई चंद घंटे लगे थे, क्योंकि डायरेक्टर जनरल साहब के पास मुकम्मल इख्तियारात मौजूद थी और उनकी निगरानी में ही ऑपरेशन हुआ था। अब तो मैं फारिग हूँ, फयाज ने जवाब दिया। लेकिन मुझे तो बताया गया था कि उसकी मखबूरी आपको की गई थी और आपने डायरेक्टर जनरल साहब को ब्रीफ किया था। मैं तो सोच रहा था कि आपने बड़ा मार्का मारा है, पॉल ने कहा। मार्का तो वाकई मैंने मारा है, बहरहाल अब मैं फारिग हूँ, फयाज ने जवाब को गोल करते हुए कहा। आपको मालूम है कि मिस मेलाडी कैसे रजामंद हुई हैं? पॉल ने कहा। कैसे रजामंद हुई है? फयाज ने पूछा। आपके उस कारनामे की बदौलत। उसका कहना है कि आप वाकई मेहनती और फ़र्ज शनास अफसर हैं। उसे तो ये भी मालूम है कि आप किसी 4 स्टार ग्रुप की तरफ से काम करते हैं, पॉल ने कहा। हाँ, हुई तो 4 स्टार ग्रुप से ही है, फयाज ने जवाब दिया। ये 4 स्टार ग्रुप क्या
इंटेलिजेंस का ग्रुप है? पॉल ने पूछा। नहीं, कोई खुफिया ग्रुप है। उस मुखबर ने जो अपने आप को 4 स्टार का टॉप स्टार कह रहा था, डायरेक्टर जनरल को फ़ोन करके तफसीलात बताई, लेकिन मैं भी इत्तफाक से उसके साथ बैठा हुआ था। मैंने भी लाउडर पर उसकी आवाज़ सुन ली थी और वो लहजा बदल कर बात कर रहा था, लेकिन मैं समझ गया था कि वो कौन है। वो लहजा तो बदल सकता है, अपना अंदाज़ नहीं बदल सकता। फयाज़ ने बड़े फ़ाखराना लहजे में कहा। ओह, इसका मतलब है कि वो आपका कोई गहरा दोस्त है। लेकिन अगर बात यह है तो उसे आपको इत्मीनान में लेना चाहिए था, पॉल ने कहा। वो ऐसा ही आदमी है, मूडी। बहरहाल वक्त आने पर मैं उससे पूछूंगा कि वैसे तुम बाप के ख़िलाफ़ हो, लेकिन जब काम आता है तो बाप को ही मुखबरी करते हो, दोस्तों को नज़रअंदाज कर देते हो। फयाज़ ने गुस्सीले लहजे में कहा। बाप यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल की बात कर रहे हैं आप? पॉल ने ऐसे लहजे में कहा जैसे उसे यकीन ना आ रहा हो। हाँ, उसका बेटा है, मेरा गहरा दोस्त है, अली इमरान। आखिर फयाज़ बोल पड़ा। अरे, ये तो वही अली इमरान साहब तो नहीं हैं जो सीक्रेट सर्विस में काम करते हैं? वो तो वाकई आपके इंतहाई गहरे दोस्त हैं, पॉल ने होंठ चबाते हुए कहा। हाँ, वही है, अहमक। और मैं जानता हूँ कि उसने ऐसा क्यों किया। उसका मकसद इनाम की रकम हासिल करना होगा, लेकिन पेपर्स पर मैंने साइन करने हैं। मैं देखूँगा कि कैसे लेता है वो इनाम की रकम, फयाज़ ने कहा। ठीक है फयाज़ साहब, ये तो आपका अपना मसला है। मिस को तो आप जानते ही हैं, बड़ी लालची लड़की है, कुछ रकम तो खर्च करनी होगी, पॉल ने मौजू बदलते हुए कहा। रकम मैं खर्च कर दूँगा, शानदार डिनर खिलाऊँगा, और जो कहे, फयाज़ ने कहा। ओके, मैं उससे फाइनल बात कर लूँ, फिर आपको फ़ोन करूँगा। गुड बाय, पॉल ने कहा और फ़ोन ऑफ कर दिया। तुम्हारा काम तो हो गया अरबाब, लेकिन तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हें इंतहाई खलूस से एक बात बताना चाहता हूँ, पॉल ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। कैसी बात? अरबाब ने चौंक कर पूछा। ये लो अपना चेक वापस रख लो, और जिस पार्टी से तुमने काम लिया है उसे उसकी रकम वापस कर दो, पॉल ने जेब से चेक निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। क्या मतलब? मैं समझा नहीं तुम्हारी बात, क्यों ये बात कर रहे हो? अरबाब ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। यह क्रीमिया नहीं है अरबाब, पाकिशिया है, और तुम्हारे पहले सारी ज़िंदगी क्रीमिया में गुजरी है। यहाँ आए हुए तुम्हें कुछ अरसा नहीं हुआ। मुझे मालूम है तुम इंतहाई होशियार आदमी हो। क्रीमिया में भी तुम्हारा मुखबरी का कारोबार इंतहाई अरूज पर था। तुम्हें याद है तुमने मुझसे मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान शिफ्ट होने की बात की थी। मैंने तुम्हें मना किया था, लेकिन तुम शायद अपनी उस बीवी की वजह से, क्योंकि वो हर सूरत में पाकिस्तान में रहना चाहती थी, पॉल ने कहा। हाँ, तुम्हारी बात दुरुस्त है। लैला सिर्फ सैर करने क्रीमिया आई थी और फिर मेरे उससे शादी हो गई। मैंने उसे बहुत कहा कि वह क्रीमिया में रह जाए, लेकिन वो पाकिस्तान आने पर बज़िद थी, क्योंकि एक तो उसे पाकिस्तान बहुत पसंद है, दूसरा वो अपने वालिदैन की इकलौती लड़की है। इसलिए मजबूरन मुझे भी वहाँ का सारा धंधा क्लोज़ करके यहाँ आना पड़ा। लेकिन तुम्हारी सारी बात का आखिर मकसद क्या है? क्या कोई ख़ास बात हो गई है? अरबाब ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। मुझे मालूम था कि तुम यहाँ भी प्राइवेट मुखबरी का धंधा करोगे, हालांकि तुम इस काम में तजुर्बा रखते हो, पॉल ने कहा। हाँ, और देख लो, हालांकि अभी आए हुए मुझे जुम्मा 8 दिन हुए हैं, लेकिन मेरा कारोबार ख़ासा तरक्की पर जा रहा है, अरबाब ने बड़े फ़ाखराना लहजे में कहा। हाँ, मुझे मालूम है कि तुम्हारा कारोबार वाकई तरक्की पर जा रहा है, लेकिन शायद तुमने जो बुकिंग की है वो तुम्हें और तुम्हारे कारोबार को हमेशा के लिए बर्बाद भी कर सकती है, और तुम भी शायद अपनी बाकी उम्र जेल के सलाखों के पीछे गुजारने पर मजबूर हो जाओ, या दूसरी सूरत में तुम कब्र में उतार दिए जाओ, पॉल ने कहा। तो और बाप के चेहरे पर हैरत के साथ साथ गुस्से के तासुरात उभर आए। क्या कह रहे हो पॉल? तुम मेरे दोस्त हो और तुम जानते हो, और अरबाब ऐसी बातें कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता, अरबाब ने गुस्सीले लहजे में कहा। तुम मुझे भी जानते हो। क्या मैंने कभी आई हुई रकम वापस की है? लेकिन इसके बावजूद मैंने चेक तुम्हें वापस कर दिया है। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हें ज़िंदा और कारोबार करता हुआ देखना चाहता हूँ, पॉल ने जवाब दिया। आखिर हुआ क्या है? कुछ मुझे भी तो बताओ, अरबाब ने ज़िद होते हुए कहा।
4 स्टार ग्रुप का सरबराह, जिसे सुपरिटेंडेंट फ़याज़ टॉप स्टार कह रहा था, वो फ़याज़ का गहरा दोस्त और सेंट्रल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल सर अब्दुल रहमान का इकलौता लड़का, इंतहाई ख़तरनाक तरीन बैनुल-अक़वामी सीक्रेट एजेंट अली इमरान है। इसका मतलब है कि ये 4 स्टार ग्रुप लामहला पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की कोई नई एजेंसी है जो मंशियात के ख़िलाफ़ बनाई गई होगी। इसलिए मैंने ये रकम तुम्हें वापस की है कि मैं इमरान का नाम सामने आने के बाद लामहला तुमने मज़ीद लोगों को ट्रेस करने की कोशिश करनी है और तुम्हारा टकराव अली इमरान से नागुज़ीर होगा। इसके बाद तुमसे उसे मेरे मुतालिक मालूम हो जाएगा और मुझे फ़ौरन तौर पर पाकिस्तान छोड़कर वापस जाना पड़ेगा। पॉल ने कहा, ओह, तो तुम उससे इस कदर डरते हो, हालांकि तुम एक्रीमिया के इंतहाई ताकतवर एजेंट हो। अरबाब ने हैरान होते हुए कहा, मैं यहाँ इसलिए महफूज हूँ कि सीक्रेट सर्विस से हम लोग बचते हैं। बहरहाल मैंने बता दिया है, बाकी तुम्हारी मर्ज़ी। पॉल ने कहा, ये चेक तुम रख लो और बेफिक्र रहो, तुम्हारा नाम किसी हालत में भी सामने नहीं आएगा। अरबाब ने बड़े बात बनमाद लहजे में कहा और उसने साथ ही चेक वापस पॉल के हाथ में पकड़ा दिया। ओके, ठीक है, शुक्रिया, पॉल ने कहा और चेक को अपनी जेब में रख लिया। इस इमरान के बारे में तुम और क्या जानते हो, मुझे तफसील से बताओ। इस किरदार में बेहद दिलचस्पी महसूस होने लग गई है। अरबाब ने मुस्कुराते हुए कहा, जो कुछ मैं जानता हूँ वो दरहुकूमत का हर आदमी जानता होगा। बहरहाल मैं तुम्हें मुख्तसर तौर पर बता देता हूँ। अली इमरान किंग रोड पर 200 नंबर वाले फ्लैट में अपने बावर्ची के साथ रहता है। बज़ाहिर इंतहाई सादालूह, मासूम, बल्कि इंतहाई अहमक सा नौजवान है। हद दर्जा शगुफ्ता मिजाज आदमी है। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के लिए अजाजी तौर पर काम करता है। उसको एक कोड नाम है प्रिंस ऑफ ढम्प। बकौल उसके कोहमानी के दामन में एक आज़ाद रियासत ढम्प का वो वली अहद है। 2 सयाफाम उसके गार्ड के रूप में उसके साथ रहते हैं, हालांकि ये सब फर्जी हैं। वो उसे असल बना लेता है। उसके बॉडी गार्डों में एक जवाना है जो अक्रीमिया की मशहूर तरीन पेशेवर कातलों की तंजीम मास्टर किलर कारकुन रहा है। बस ये हैं वो मालूमात जो मुझ समेत सबको मालूम है। पॉल ने कहा, ओके, बेहद शुक्रिया, बाकी काम मैं खुद कर लूँगा। अरबाब ने कुर्सी से उठते हुए कहा, आखिरी बार कह रहा हूँ कि अव्वल तो तुम इस चक्कर में मत पड़ो, और अगर पढ़ भी गए तो मेरा नाम बहरहाल नहीं आना चाहिए। पॉल ने भी उठते हुए कहा, अपनी तरफ से बेफिक्र रहो पॉल, बाकी जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है अरबाब ने कभी कच्ची गोले नहीं खेली। गुड बाय। अरबाब ने बड़े बातमाद लहजे में कहा और फिर पॉल से मुसाफा करके वो मुड़ा और तेज़ तेज़ कदम उठाता कैफ़े से बाहर आ गया। उसकी नज़रें तेज़ी से इधर उधर लैला को तलाश कर रही थी। बड़ी लंबी सेटिंग रही है तुम्हारी इस मनहूस ब्लैक स्पाइडर के साथ। मैं तो इस दौरान गुलाब के फूलों की इतनी खुशबू सूंघ रही हूँ कि अब मुझे खुशबू के लफ्ज़ से भी एलर्जी हो गई है। अचानक एक तरफ से लैला ने उसे करीब आते हुए कहा, आओ मेरे साथ। अरबाब ने स्पॉट लहजे में कहा और तेज़ तेज़ कदम उठाता गार्डन के बैरूनी गेट की तरफ बढ़ गया। क्या हुआ, क्या पॉल से झगड़ा हो गया है? लैला ने हैरत भरे लहजे में कहा, उससे क्या झगड़ा होना था, और वह क्रीमिया में मेरा इंतहाई अजीज़ दोस्त रहा है। अरबाब ने एक लंबा सांस लेते हुए कहा, तो फिर तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं? मुझे यकीन है उस मनहूस मकड़ी ने तुम पर भी अपना साया कर दिया है। लड़की ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, मुझे असल में यह ख़तरा लाहिक हो गया है कि अब मैं स्वीट वाइफ के हाथों अपनी जान स्वीट वाइफ से हाथ धो बैठूँगा। आखिर अरबाब ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ तो तुम्हें बहरहाल अब भी धोने पड़ते हैं, यह कोई नई बात तो नहीं है। लैला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने मुहावरा बोला था। अरबाब ने मुंह बनाते हुए कहा, अच्छा मुहावरा था, कम से कम तुम्हारे यह गंदे हाथ तो धोने से साफ़ हो जाएंगे। लैला ने कहा तो अरबाब भी इख्तियार हंस पड़ा। थोड़ी देर बाद वो कार तक पहुंच गए। हुआ क्या है, क्या कोई ख़ास बात है? लैला ने कान में बैठते हुए कहा, हाँ, पॉल मुझे एक अहमक, मासूम और मुज़हिया बातें करने वाले के बारे में बता रहा था। अरबाब ने कार को बैक करते हुए कहा, अहमक, मासूम और मुज़हिया बातें करने वाला वो कौन है?
लैला ने हैरान होते हुए कहा तो अरबाब ने उसे अली इमरान के बारे में पॉल की बताई हुई पूरी तफसील बता दी। ये पॉल क्रिमिनल एजेंट है? लैला ने हैरान होकर कहा। हाँ, और काफ़ी अरसे से यहाँ काम कर रहा है, अरबाब ने जवाब दिया। तो अब तुम क्या करने जा रहे हो? लैला ने कहा। मैं कैसे पीछे हट सकता हूँ स्वीट वाइफ, इसलिए काम तो बहरहाल करना होगा, अरबाब ने मुस्कुराते हुए कहा। गुड, इसीलिए मैंने तुम जैसे मच्छर से शादी की है कि तुम सिर्फ भी नहीं करते बल्कि खून पीने के लिए डट जाते हो। लेकिन तुमने अब सोचा क्या है? क्या तुम सिर्फ पॉल की मालूमात पार्टी तक पहुंचा दोगे? लैला ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, मैं इस ग्रुप को ट्रेस करूंगा और इमरान सामने आ गया है, अब बाकी मेहनत इमरान पर होगी, अरबाब ने जवाब दिया। क्या उसकी निगरानी करवाओगे? लैला ने कहा। हाँ, मेरे आदमी अब इमरान की भरपूर निगरानी करेंगे, उसका फ़ोन टेप होगा, इस तरह बाकी ग्रुप सामने आ जाएगा, अरबाब ने जवाब दिया। लेकिन क्या उससे मिलोगे नहीं? लैला ने इश्तियाक भरे लहजे में कहा। अभी नहीं, काम मुकम्मल होने के बाद, अरबाब ने जवाब दिया तो लैला ने इस बात में सर हिला दिया।